नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। देश से हर साल बेहतर अवसरों की तलाश में लाखों युवा देश छोड़कर बाहरी देशों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। उनका ये सपना होता है कि वो बाहर बहुत सारा पैसा कमाएं, घर पे अपने घर वालों को पैसा भेजें और अपने लिए एक अच्छा रोज़गार, एक अच्छी ज़िंदगी बना सकें। पंजाब से भी ऐसे ही लाखों युवा हर साल कई देशों में जाते हैं, कई यूरोप के देशों में जाते हैं, कई अमेरिका, कभी कनाडा, और हम हर बार सुनते हैं कि देश के सभी हिस्सों का कमोबेश हाल ऐसा ही है। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब से इटली जाने वाले कुछ युवाओं के बारे में, जो कि यहाँ से बेहतर अवसरों की तलाश में, बेहतर भविष्य की तलाश में इटली जाते हैं। पर वहाँ पर कुछ जो वहाँ के फार्म्स हैं, जो वहाँ के कीवी फार्म्स हैं, वहाँ उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बदतर है। द वायर ने इस बारे में एक सीरीज़ की है। ये श्रृंखला जो है ये बताती है कि वहाँ ये जो पंजाब से गए हुए युवा हैं ये किस हाल में हैं। इस पूरी सीरीज़ को आप द वायर की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे साथ यहाँ इस सीरीज़ पर बात करने के लिए मौजूद हैं इस मसले को रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर कुसुम अरोड़ा। कुसुम, आपका स्वागत है। थैंक यू, मुझे द वायर में बात करने के लिए मौका देने के लिए थैंक यू। जी, कुसुम, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आपकी ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, ये जो पूरी सीरीज़ है, आप इसके बारे में हमें बताइए। जी, दरअसल ये जो सीरीज है इसमें हमने इटली के मेरे साथ में 2 रिपोर्टर्स थे और एक जर्नलिस्ट थी, वो डेनमार्क से है। और इस इन्वेस्टिगेशन पे हमने यूरोपियन यूनियन जर्नलिज्म फंड के तहत काम किया है। तो ये तकरीबन हमने 8 से लेके 9 महीने के बीच में एक रिसर्च की है, इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें ये जानने की कोशिश करी गई है कि पंजाब से कितनी मात्रा में जो युवा है, खास करके 18 से लेके 40 या 45 वर्ष की उम्र तक के लोग, जो इटली में जाते हैं एक अच्छा अवसर पाने के लिए। इसमें खास करके जो मेन फ़ोकस है, वो है वहाँ पे खेती-बाड़ी के बड़े-बड़े फार्म्स। क्योंकि पंजाब जो है वो मेजॉरिटी जो है वो एक एग्रेरियन स्टेट है, यहाँ पे खेती-बाड़ी मेन तरीके से होती है। तो उसी तरीके से इटली में भी जो है वहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े फार्म्स हैं, जहाँ पर जिसमें फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, सब्जियाँ हैं। तो जो यहाँ से पंजाब से कुछ लोग इटली जाते हैं, वो वहाँ पर इटली में जाके किस तरह से अपने आप को सेटल करते हैं, किन फार्म्स में उनको काम मिलता है। और खास करके इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो हमारा मेन फ़ोकस था, वो है कीवी के बड़े-बड़े फार्म्स, जिसमें कहने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो है वो कीवी फार्म्स में फार्मर्स को या वर्कर्स को हायर करती हैं। लेकिन वहाँ पर जो जिस लेवल की उनके साथ में एक्सप्लॉइटेशन होती है या जो दिक्कतें वो लोग फेस करते हैं, उनको अगर आप सुनेंगे तो वो शब्दों में बयान करनी मुश्किल है। तो उसमें हमने जो ये 5 से 9 महीने हमने जो रिसर्च करी है, उसमें हमने यही देखना चाहा कि किस तरह से जो पंजाब के युवा हैं, वो पहले तो वहाँ जाते क्यों हैं और अगर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें किन हालातों में काम करना पड़ता है और वहाँ पहुँचने के बाद में उनकी लाइफ में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। जी, तो जैसा कि आपने जो स्टोरी का पहला पार्ट है उसमें आप बताते हैं कि यहाँ से युवा जो हैं, सीधी-सी बात है, अगर वो इस तरीके के काम के लिए जा रहे हैं तो कोई कानूनी रास्ता नहीं है, कोई वैध रास्ता नहीं है जिसके ज़रिए वो देश से निकलते हैं। इसके लिए वो ट्रैफ़िकर्स के और ट्रैवल एजेंट्स का सहारा लेते हैं, जिसमें वो एकमुश्त काफ़ी बड़ी रकम जो है उनको देते हैं। जब ये इस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं, जब वो देश से निकल रहे होते हैं, तो जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि क्या कोई सरकारी जवाबदेही उस जगह पर नहीं होती है? दरअसल जो सरकारी जवाबदेही की बात है वो तब होती है जब मान लीजिए कि किसी के साथ में कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो वो पुलिस में कंप्लेंट करेगा। लेकिन इस केस में क्या होता है कि लार्जली मतलब 95% जो लोग हैं, वो अगर कोई फ्रॉड होता भी है, तो वो पुलिस में अपना केस दर्ज कराती नहीं है। तो जब पुलिस के पास में कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं है, तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी पहली बात। दूसरा ये कि कई केसेस में कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रॉड सामने आती हैं उसमें बड़े नंबर में जैसे 20-25 लड़के फँस गए, 30-35 लड़के फँस गए। तो वो जब केस सामने आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जनरली जो एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं या जो इल्लीगल एजेंट्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ बीच में मिडलमैन इन्वॉल्व होते हैं।
उनका जो नेटवर्क है वो लीनियर नहीं है। वो ऐसा नहीं कि मैंने काम शुरू किया तो आगे मैंने किसी दूसरे बंदे के हाथ में काम दे दिया। उसमें मल्टीपल लेवल पे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो जो चेन है, उस तक पहुँचना, उस चेन को ब्रेक करना, और वो चेन सिर्फ़ इंडिया में नहीं है, उसकी जो जड़ें हैं वो पूरे यूरोप में फैली हुई हैं, तो उसको पकड़ पाना जो है बहुत मुश्किल है। तो 2 कारण है, एक तो ये कि कंप्लेंट नहीं हो पाती है, अगर होती है तो उसमें बहुत ब्राइट चांसेस ये होती है कि जिसने कंप्लेंट किया उसका मेन मकसद है कि उसने अपनी ज़िंदगी सँवारनी है, या वो उसने विदेश जाना ही जाना है, तो वो क्या करती है कि मान लो कंप्लेंट कर भी ली, तो या तो वो आउट ऑफ द कोर्ट या पुलिस थाने के बाहर ही समझौता करते हैं, या फिर कंप्लेंट होती नहीं है, या कई बार ये भी होता है कि एजेंट से जो है वो कुछ पैसे वापस ले लेते हैं और दोबारा फिर उनकी कोशिश होती है कि हमने विदेश ही जाना है। तो इसी वजह से जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं, वो काफ़ी कम है। हालाँकि पुलिस अपने लेवल पे काम ज़रूर करती है, लेकिन उसमें उस लेवल की जो एक डेप्थ होना चाहिए, वो नज़र नहीं आता। जी। अगर हम बात करते हैं ये इनका रास्ता क्या होता है, तो ये किस रास्ते से जाते हैं? क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि क्या इनका रास्ता होता है? किस तरीके से ये तमाम यूरोपीय देशों से होते हुए क्योंकि वीज़ा के अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कई देशों के अपने कानून हैं विदेशी नागरिकों के आवागमन के लिए। किस तरीके से ये लोग उस शहर तक पहुँचते हैं जहाँ ये जाना चाहते हैं, जहाँ ये काम करना चाहते हैं? और इसमें कितना समय लगता है? कैसी मुश्किलें पेश आती हैं? जी, जैसे कि हमने इसमें जो कीवी फार्म्स में जो लोग काम कर रहे हैं, हमने जैसे उनसे पता किया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इटली में लीगल तरीके से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और आज की डेट में अगर बात की जाए ख़ास करके कोविड को ध्यान में रखते हुए, तो पिछले 2 साल के दौरान तो तकरीबन हर तरह से विदेश में जाना मुश्किल था। सब हर कंट्री ने अपने-अपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। तो इटली का इन पर्टिकुलर ये है कि वहाँ पर कोई लीगल तरीके से आप नहीं जा सकते। बशर्ते कि कोई आपको स्पॉन्सर करे, तो उसमें भी चांसेस काफ़ी कम होती है, बहुत स्ट्रिक्ट लेवल की स्क्रूटनी होती है। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, ये जाते हैं डोंकी रूट के थ्रू। तो डोंकी रूट जो है वो 2 तरह का है, उसमें एक तो ये है कि आप बाय रोड जाते हैं, दूसरा ये है कि आप बाय बाय सी जाते हैं। जो सी रूट है, वो बहुत ही मुश्किल है, और रोड जर्नी है, उसमें आजकल जो डोंकी चल रही है, क्योंकि डोंकी के रूट्स जो है ये इल्लीगल एजेंट्स हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जो आजकल डोंकी रूट चल रही है, उसमें मेनली है वाया रोमानी, जहाँ से लोग जाते हैं पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से दुबई, दुबई से रोमानिया, और रोमानिया से आगे बाय रोड डोंकी चलती है। आज से 6 महीने पहले, यानी कि जनवरी 1, 2023 तक जो बाय सी का रास्ता था, समंदर जाने को, वो था सर्बिया के थ्रू। लेकिन जब पिछले कुछ समय के दौरान जो है सर्बिया ने देखा कि काफ़ी बड़ी मात्रा में इल्लीगल ट्रैफिकिंग यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उन्होंने 1 जनवरी 2023 से इंडियंस का वीज़ा फ्री एंट्री जो है बंद कर दी। तो इसके पहले क्या था कि इंडियंस जब भी सर्बिया जाते थे तो उनको 15 डेज़ का वीज़ा फ्री एंट्री थी। उसके बाद में वो वीज़ा जो एक्सटेंड होता था, तो इसलिए इनके लिए बाकी रूट ऑपरेट करना काफ़ी ईज़ी था। लेकिन अब वो रास्ता बंद हो चुका है। इसके बावजूद जो है काफ़ी अलग तरीके के काफ़ी जो लोग हैं वो वाया टर्की जा रहे हैं। उसके अलावा क्रोएशिया है, और पोलैंड का रास्ता भी है, पोलैंड, यूक्रेन। तो अलग-अलग तरीके से जो है लोग डोंकल जो है वो रास्ते इसमें जो डोंकी रूट होता है, इसमें क्या मुश्किलें आती हैं? इस डोंकी रूट में क्या जान का खतरा भी हो सकता है? क्या ऐसी कोई अप्रिय घटनाएँ पहले देखने को मिली हैं कि जहाँ डोंकी रूट से जाते हुए किसी ने जान गँवाई हो या कोई बुरी तरह से घायल हुआ या कोई इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा हो? जी, जैसे कि डोंकी रूट में जो बाय रोड जाते हैं, उसमें क्या है कि जिस तरह से जो छोटी जो वैन्स होती हैं या छोटे ट्रक्स होते हैं, जिसमें कोई खिड़की नहीं होती है। तो उसमें जनरली क्या है कि नीचे कुछ ना कुछ सब्जियाँ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसके बीच में जो है ये हमारे पंजाबी यूथ हैं, उनको ये लोग अंदर बंद कर देते हैं। अब देखिए कि 20 से 22 घंटे की जो जर्नी बाय रोड है, उसमें ये यूथ जो है ये अंदर बंद होकर के पहुँचते हैं, तो उसमें देखिए अंदर सांस आने का कोई रास्ता नहीं है। आपने कहीं बीच में रुकना है, आपको कहीं वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, आपको लग रहा है साँस घुट रहा है, किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, उसकी कोई स्कोप नहीं होती, क्योंकि एक बार गाड़ी चली है तो उसने अपने उस रास्ते पे रुकना है जहाँ पर आपको उन्हें ड्रॉप करना है, क्योंकि रास्ते में पुलिस की काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बावजूद डोंकी रूट पकड़े,
और ये तो बाय रोड हो गया। जो लोग जाते हैं वाया सी थ्रू सर्बिया ये जाते थे, उनकी जर्नी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो जाते हैं वाया शिप्स या बहुत छोटी-छोटी कश्तियाँ होती हैं, उनकी जो लाइफ सेविंग बोट्स होती हैं उसमें ये लोग बैठ के जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उस कश्ती के अंदर जो है 20-25 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है, लेकिन कश्ती के अंदर ही 100 लोग बिठाते हैं। तो ऐसे में बहुत डेंजर होता है कि कहीं कश्ती डूब जाए, कोई उसमें से गिर गया तो उसमें कोई बचने का स्कोप नहीं है और कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जहाँ पर गाड़ियों से जाते हुए जो यूथ हैं, उनकी रास्ते में मौत हो गई। तो कोई चारा नहीं होता है, वो लाश और मेरे ख्याल से कुसुम एक पहलू वहाँ पर मौसम भी होता है, वहाँ का मौसम और भारतीय मौसम में भी काफ़ी अंतर रहता है, तो जो मौसम के कारण खड़ी हुई परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें भी सर्वाइवल मुश्किल होता है। हाँ जी, जैसे कि हमने कीवी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 जलंधर के ही लड़के हैं, जिनका हमने नाम चेंज किया है, उसमें एक कमलजीत सिंह है और एक है जोगिंदर सिंह। तो उन्होंने बताया कि जब वो रोमानिया से डोंकी के थ्रू इटली पहुँचे हैं, तो जिस रात यानी 2 रात जो है बर्फ में स्नोफॉल हो रही थी, 2 रातें उन्होंने बर्फ में एक ट्रेंच के अंदर काटी और पूरी रात बर्फ में स्नोफॉल होती रही और जब उनके बाद में उनकी गाड़ी आई जिसमें वो डोंकी निकली है, तो कहते हैं कि हमारे ब्रोकर्स जो है, जो इल्लीगल फेक एजेंट हैं, उन्होंने कहते हैं चलने से पहले हमारे पूरे कपड़े उतरवा के हमारी बुकिंग की, ताकि ये चेक हो सके कि कहीं हम जो है कुछ अपने साथ प्रूफ तो लेके नहीं जा रहे और जो भी कपड़े थे, कपड़ों के ऊपर कोई अगर लेबल्स लगे जैसे कि लीवाइस की जीन्स है या कोई जैकेट है या कोई बैग है, तो उन्होंने उसके ऊपर से क्लॉथ के जो लेबल्स हैं, वो भी रिमूव कर दिए। जिससे कि उनके जी, जिससे उनकी कोई पहचान ना हो सके। जी, जो उनकी बिलॉन्गिंग्स थी वो सब कुछ छीन लिया और उनको मतलब पूरा फ्रिस्किंग करके फिर ही मतलब आगे भेजा। जी। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें काम कैसे मिलता है? क्या कोई एजेंट्स होते हैं? क्या कोई मिडलमैन्स होते हैं जो इससे जुड़े हुए होते हैं जिनके थ्रू इन लोगों को काम मिलता है? क्योंकि काम मिलना एक बहुत विदेश में जाकर और जिन कंडीशंस में इन्हें काम मिलता है वो क्या होती हैं? क्या कंपनीज़ इनसे किसी तरीके के कागज़ माँगती हैं? क्या किस तरीके का रहता है वहाँ पर मामला? जी, जैसे कि कीवी फार्म्स का क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन कीवी फार्म्स के बारे में है। तो उसमें क्या है कि जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जनरली एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट के थ्रू, जैसे मान लीजिए जैसे कमलजीत और जोगिंदर गए, तो इनकी पहले वहाँ पे 2 और लड़कों से पहचान थी। इन्होंने उनसे वहाँ पहुँचकर किसी तरीके से राब्ता कायम किया कि आप हमसे मिलिए, हमें आपसे बात करनी है, हमें कहीं रुकना है। दूसरा ये है कि इटली में क्योंकि पंजाबी जो कम्युनिटी है, वो बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पर सेटल्ड है, तो वहाँ पर इटली में काफ़ी गुरुद्वारे हैं। तो गुरुद्वारों का एक ये है कि आपको जाते ही वहाँ पे शरण मिल सकती है, आप रुक सकते हैं। दूसरा वहाँ पे आपको लंगर की फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल है। दुनिया भर में कहीं जाइए, किसी गुरुद्वारे में पहुँच जाइए, आपको लंगर तो बहुत आसानी से मिलता ही है। तो ये एक तो इमीडिएट हेल्प उनकी ये है। दूसरा ये है कि उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स जैसे कुछ लड़के पहले गए हैं, तो वो थोड़ा हेल्प करते हैं। बाकी काम के बारे में जैसे जो कीवी फार्म्स है, हमने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो कीवी की जो खेती है, जो हार्वेस्टिंग है, वो शुरू होती है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के दौरान। तो उस वक़्त के दौरान जो है इनको काफ़ी मौका मिलता है काम लेने का, लेकिन वो जो काम मिलता है वो काफ़ी इल्लीगल तरीके से क्योंकि वहाँ पर इनकी कोई प्रूफ नहीं है, कोई आईडी प्रूफ नहीं होते, पासपोर्ट वगैरह नहीं है। ऐसे में जो उनको काम मिलता है वो मिलता है जान-पहचान के थ्रू। तो उसमें इनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जिस कंपनी में इन्हें काम मिल रहा है वहाँ पर इनको जहाँ तक पॉसिबल हो सके कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो यहीं पर जो है कीवी कंपनीज़ का जो एक बड़ा फ्रॉड है वो सामने आता है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन हमने करी है उसमें कंपनीज़ का ये कहना है कि हमारा सारा काम बिल्कुल लीगल तरीके से है, लेकिन बीच में मिडलमैन इन्वॉल्व है, वो इनको यहाँ पे काम दिलवाते हैं ये कह के काम दिलवाते हैं कि आपको हम कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएँगे और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है, जो इनका बनती का जो वेज है, जैसे कि विदेशों में जो सैलरी मिलती है जी। यहाँ मैं आपको टोकना चाहूँगी, मेरा अगला सवाल यही था कि जब हम बात करते हैं काम मिलने की, काम देने की, तब एक सेट ऑफ लेबर लॉज़ जो है वो हर देश में काम करता है कि प्रति व्यक्ति एक न्यूनतम आय होनी चाहिए, एक न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। यूरोपीय देशों में भी यही चलन है। तो क्या ये जो लोग यहाँ से काम पर जा रहे हैं, इन्हें वहाँ का जो मिनिमम वेज है, जो उनकी दैनिक जो आमदनी होने वाली है, तो क्या वो जो कानूनन तय की हुई राशि है, उन्हें वही मिलती है?
उनके काम करने के घंटे क्या होते हैं, क्या उन्हें जैसे कई कामों में खेती के सेफ्टी सिक्योरिटी के आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, दस्ताने पहनने होते हैं, कुछ और उपकरण चाहिए होते हैं, क्या इन्हें वो सब प्रोवाइड किया जाता है? जी, जहाँ तक कि इनकी सैलरी की बात है तो हमने जो इन्वेस्टिगेशन में पाया वो इसी बात की हैरानगी है कि जो ज़ेस्प्री कंपनी है, जो दुनिया भर में कीवी को सप्लाई करती है और जी। कीवी को लाइसेंस भी वही देती है, मतलब किसको लाइसेंस मिलना है, किस फार्म में कितने कितने हेक्टेयर में वो खेती होनी है, ये सारा काम जो है वो ज़ेस्प्री कंपनी खुद देखती है। तो ज़ेस्प्री के अपने कुछ लॉज़ हैं, उसके अलावा जो इटली की सरकार है, जो यूरोपियन यूनियन है, उनके कुछ वेज के रूल्स हैं और कुछ उनके फिक्स लॉज़ हैं, उनको बिल्कुल मतलब दरकिनार करके जो है इन लोगों को काम पे रखा जाता है, जहाँ वो जो बनता वेज है वो है 9 यूरो प्रति घंटा। लेकिन जो हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया, इनको जो है तकरीबन साढ़े 4 यूरो से लेके 6 यूरो के बीच में मिलती है। और ये उन लोगों के हालात हैं, जो वहाँ पे आज की डेट में पक्के हो चुके हैं इटली में और साथ ही साथ वो लोग जो कीवी के काम से पिछले 12 से 15 साल लगातार काम करते आ रहे हैं। तो यानी कि चाहे आपको काम पे लगे 2 साल हुए हैं, 2 महीने हुए हैं या आप 15 साल से काम कर रहे हैं, आपका वेज रेट जो है वो 6 यूरो से ज़्यादा किसी का नहीं है। और इसके अलावा जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो टैक्स इवेज़न करने के लिए जो जितने वर्कर्स हैं, उनको कुछ यूरो जैसे कि 200-300 यूरो जो है, वो कैश में पहले प्रोवाइड करती है और उनके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट, उसमें पूरा वेज शो करती है। तो इस तरीके से टैक्स इवेज़न भी है और जो वर्कर्स के राइट्स हैं, जैसे कि उन्हें खेती करनी है तो उनको सीज़र्स चाहिए होती हैं, जो कीवी की खेती होती है, उनके फ्रूट्स की मैनुअल पिकिंग है और जैसा कि हम जानते हैं दुनिया भर में जो खेती-बाड़ी हाथ से होती है, उसकी आज भी ज़्यादा वैल्यू है बजाए कि जो मशीन से होती है। तो जो मैनुअल पिकिंग है उसके लिए वर्कर्स को गॉगल्स चाहिए होते हैं, एक खास तरीके की ग्लासेस की जो आँख में चोट ना लगे, कैंची चाहिए होती है, दस्ताने, रेनकोट, बूट्स चाहिए होते हैं। लेकिन हमने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की उसमें ये पाया कि कोई भी कंपनी ये ज़ेस्प्री के अंडर रजिस्टर्ड है, ज़ेस्प्री की अपनी कंपनी किसी को 100% जो है मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करते। उसमें ज़्यादातर लोगों के पास में सनग्लासेस और गॉगल्स ज़रूर हैं, दस्ताने हैं, लेकिन किसी के पास सीज़र्स नहीं है, कैंची नहीं है, किसी के पास में बूट्स नहीं है। तो वर्कर्स जो है ये अपना जो सेफ्टी इक्विपमेंट भी है, वो खुद ही खरीदते हैं। जी। अगर हम बात करते हैं उनके साथ होने वाले बर्ताव की, तो उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके जो नियोक्ता हैं, उनका बर्ताव उनके साथ कैसा रहता है? जो कर्मचारी भारत से गए हैं, जो यहाँ से जाने वाला युवा है, क्या उनके साथ जो वहाँ के लोकल काम करने वाले हैं, वहाँ के जो लोकल श्रमिक हैं, उनकी तुलना में अगर हम व्यवहार की बात करें, तो क्या व्यवहार में भी कोई भेद नज़र आता है? हाँ जी, काफ़ी मतलब ये एक तरीके से कह लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का जो एक इमोशनल पार्ट जो हमने कवर किया है कि मेंटल लेवल पे किस तरह की एक्सप्लॉइटेशन है, उसमें यही सामने आया है कि एक तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इटली जो है वो नॉन इंग्लिश कंट्री है। वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो इटालियन है। तो एक तो भाषा नहीं आना सबसे बड़ी एक मुसीबत बनती है इनके लिए। और जो इनके मालिक हैं, उनका इसी बात पे फ़ोकस रहता है कि ये यहाँ पे इटली में रह के यहाँ की भाषा ना सीखें। क्योंकि अगर वो भाषा सीखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है सवाल करेंगे और सवाल करने वाला वर्कर किसी को चाहिए नहीं। तो दूसरा इसके अलावा ये है कि जितने वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं, उनको ये आपस में मिक्सअप होने का मौका देते हैं। जैसे कि हमने एक वर्कर से बात की थी, उसने अमनदीप गुरजिंदर नाम है उनका। तो गुरजिंदर ने बताया कि 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट हुए कि उन्होंने काम के दौरान किसी से बात की, तो जो उनके मालिक थी वो इटालियन लेडी थी, उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग करी और रिकॉर्डिंग करके उनको धमकी दी कि अगर तुमने आज के बाद दोबारा किसी से बात की है, छोटी-सी भी ब्रेक हुई, तो तुम्हें काम से हम निकाल देंगे। और इसके अलावा जो वर्कर्स हैं अगर उन्हें वॉशरूम जाना है, ज़रा-सी उन्होंने देरी की है, तो कई बार जो है उनके पैसे काट लिए जाते हैं। काफ़ी मतलब दयनीय कंडीशंस में वो वहाँ पे काम करती हैं, लेकिन क्योंकि सवाल सिर्फ़ वही है कि भारत में ख़ास करके पंजाब में जो बेरोज़गारी है वो ज़्यादा है। दूसरा थोड़ा-सा जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, नवांशहर, ये 4 ऐसे ज़िले हैं पंजाब के दोआबा हिस्से के, जहाँ पर बहुत शुरू से जो है विदेश जाने का प्रचलन रहा है। तो लोग एक तरीके से विदेश जाना जो है उसको पसंद भी करते हैं
बेहतर जी, बेहतर मौकों की तलाश, बेहतर भविष्य का सपना। जी, जी। दूसरा ये कि इकोनॉमिक बूस्ट मतलब आप यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कमलजीत से, कमलजीत जो है वो जालंधर में जो है एक कारपेंटर का काम करते थे। तो एज़ अ कारपेंटर उनकी पर मंथ जो सैलरी थी वो ₹7,000 महीना। लेकिन जब वो अब इटली गई हैं तो वो 10वीं पास कारपेंटर जो है, वो सवा लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि कहाँ मैं पंजाब में रह के पूरे साल में शायद 1 लाख रुपया ना जोड़ सकूँ, लेकिन मैं इटली जाकर के चाहे मैं इल्लीगल पहुँचा हूँ, मैंने डेयरी फार्म्स में काम किया है और मैं सवा लाख महीना कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो बुरा वक़्त निकल चुका है और मैं एक अच्छे भविष्य की तरफ देख रही हूँ। मतलब वहाँ पर जाकर कंडीशन से ज़्यादा, अधिकारों से, हकों से ज़्यादा वहाँ पर पैसे को वो वरीयता देते हैं। मेरा अगला सवाल जो है वो है ये जो आपने बताया ये हिस्सा नवांशहर, जालंधर, यहाँ पे आपने स्टोरी में बात की है जो ट्रैवल एजेंट का नेक्सस है, इसके बारे में हमें बताइए? हाँ जी, जैसे कि ये जो 4 ज़िले हैं मतलब अब आज की डेट में उसमें क्या हो रहा है कि पंजाब से बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं, वो कनाडा जा रहे हैं, ख़ास करके स्टूडेंट्स जो स्टडी वीज़ा पे निकल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तकरीबन 1901 या 1902 से जिस हिस्से से पंजाबी जो है बहुत बड़ी मात्रा में विदेश जा रहे हैं, वो ये पंजाब के 4 ज़िले हैं, जिसमें जालंधर, कपूरथला, नवांशहर और होशियारपुर है। तो यहाँ से विदेश जाने का प्रचलन बहुत शुरू से चलता आ रहा है और इसी वजह से जो है यहाँ पर जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनका नेक्सस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप यहाँ पे किसी भी जालंधर की आप मार्केट में निकल जाइए, आप कपूरथला निकल जाइए, होशियारपुर निकल जाइए, आपको ट्रैवल एजेंट्स ऐसे मिलेंगे जैसे कि रोड पे बांधे हों और आप कहीं भी पहुँच जाइए, आपको ट्रैवल एजेंट्स आपके एक सवाल के 100 सॉल्यूशन दे देंगे। तो ये एक कारण है कि ट्रैवल एजेंट्स का जो नेक्सस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना वाइड है कि उसे आप अगर ब्रेक करना चाहें तो वो ब्रेक करना मुश्किल है। दूसरा पिछले कुछ समय के दौरान जो है वो ट्रैवल एजेंट्स की मात्रा बहुत बड़े नंबर में बढ़ी है, खास करके जालंधर में और यही कारण है कि यहाँ पर हर तरीके से जो है लीगल, इल्लीगल लोग विदेश जाने का मौका ढूँढते हैं और एजेंट्स को मालूम है कि लोगों ने विदेश जाना है, तो इल्लीगल एजेंट्स जो है खास करके उनका सबसे बड़ा जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि या तो वो अपना ऑफ़िस खोलेंगे और कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाएँगे। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपया लगाया भी है, तो उसके पैसे अगर गायब हो गए या पैसे डूब गए तो बचने का रास्ता नहीं है। यहाँ मैं सरकार की भूमिका के बारे में सवाल करना चाहूँगी, सॉरी आपको टोकने के लिए, आप बात पूरी कीजिए। जी, दूसरा ये कि जो इल्लीगल एजेंट्स हैं वो उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। जैसे कि उन्हें मालूम है कि वो लोग जिन्होंने इटली जाना है या जिन्होंने इल्लीगल जाना है, वो लोग ज़्यादातर जो है वो पंजाब के गाँव में बसते हैं। तो वो गाँव में जो है कोई न कोई एक बीच में एक मिडलमैन ढूँढ लेते हैं, जिसके थ्रू वो खुद तो नहीं अप्रोच करते, मिडलमैन के थ्रू अप्रोच करते हैं। मिडलमैन को जो है वो मान लीजिए एक गाँव से या 10 गाँव से जो है उसने 50 लोग लेके आए, तो उसको वो एक इंडिविजुअल को लेके आने के पीछे 5,000 से 10,000 रुपया दे देंगे। क्योंकि जब आप मान लीजिए मैं इटली जा रही हूँ, तो इटली जाने का आज की डेट में इल्लीगल तौर पे जो खर्चा है वो 15 लाख के आस-पास तो है। तो 15 लाख में से मैंने अगर मिडलमैन को 10,000 रुपए दे दिया तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण है कि जो इल्लीगल एजेंट्स हैं उनको कैच कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, मिडलमैन जो है वो आगे जी, मैं यहाँ सरकार की भूमिका के बारे में पूछना चाहूँगी। अगर हम बात कर रहे हैं कि ल इतना बड़ा नेक्सस कितने दशकों से काम कर रहा है, तो क्या सरकार को इसकी खबर नहीं है या उसकी नाक के नीचे इस तरीके का अवैध काम चल रहा है और उन्हें परवाह नहीं है कि कैसे यहाँ के युवा वहाँ जाकर ऐसे खराब हालात में रहने के लिए मजबूर हैं? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ी दुःख की बात भी है कि ऐसा नहीं कि पंजाब गवर्नमेंट को मालूम नहीं है कि कितनी बड़ी मात्रा में लोग विदेश जा रहे हैं और ऐसा नहीं कि आज से पहले कभी ऐसी बड़ी घटनाएँ नहीं हुई हैं जिसमें या तो यूथ कहीं मर गए या कहीं फँस गए या पीछे परिवार जो है तबाह हो गए या कर्ज़ा इतना चढ़ गया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी, ऐसे बहुत केसेज़ हुए हैं। बात ये है कि पंजाब सरकार की संजीदगी या जो पंजाब पुलिस जो है जिस लेवल पे उन्हें काम करना चाहिए, उसमें एक कमी नज़र आती है जिसमें मैंने पहला तो आपको बताया कि फॉर्मल कंप्लेंट्स में बहुत बड़ी कमी है। जैसे फ्रॉड हो भी गया तो जिसका फ्रॉड हुआ है ज़ाहिर-सी बात है, विदेश जाना इतना आसान नहीं है। आपके पास में एक अच्छा कैपिटल होना, एक अच्छी फाइनेंशियल बैकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जिसमें 15 लाख का खर्चा करना है, ज़ाहिर-सी बात है वो कुछ हिम्मत करके इतना बड़ा स्टेप उठा रहा है। तो उनका मेन मकसद है कि उन्हें विदेश जाना है।
ऐसे में क्या है कि पंजाब सरकार ने 3 लॉ तो बनाए हैं, माफ कीजिएगा 2 लॉ बनाए हैं, जिसके तहत एक तो ये है कि उन्होंने पिछले कुछ समय के दौरान जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, उनको रजिस्टर किया है। दूसरा काफ़ी बड़ी मात्रा में उन्होंने रेड्स भी कंडक्ट किए, करते रहते भी हैं। लेकिन बात फिर वहीं खत्म होती है कि जब कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आ रही है और ज़्यादातर केसेज़ ये देखे गए हैं कि जब विदेश में यूथ फँस जाते हैं, तभी जो है ट्रैवल एजेंट्स का नेक्सस सामने आता है। उस केस में पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस जो है वो एक्शन तो लेती है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि वो एक्शन लेने के बाद में एजेंट्स अपना जो ऑफ़िस है वो कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं या वो खुद काम नहीं करते हैं, तो किसी और के थ्रू करते हैं। तो उनका नेक्सस है वो इतना डीपली एंट्रेंच्ड है कि उसे ब्रेक कर पाना, उसे ब्रेक करने के लिए बहुत बड़े लेवल पर जो है पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। जी, आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप सभी ने कई ऐसे लोगों से भी बात की जिनके परिवार के सदस्य मतलब जो लोग इटली में काम कर रहे हैं, उनके परिजनों से आपने बात की। क्या परिजन अपने घर के लोगों की इस तरीके की स्थिति से वाकिफ़ होते हैं? क्या उन्हें पता है कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं उनके घरवाले? या उनका क्या कहना होता है उनकी कंडीशंस के बारे में, इस पूरे जो हालात जो उनके साथ गुज़र रहे हैं उनके बारे में? जी, जैसे कि ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे जो लोग विदेश जाते हैं, वो पैसा जो है वो कर्ज़े पे उठाते हैं, 10-15 लाख, 12 लाख रुपया। तो इतनी बड़ी मात्रा को आपने इतनी बड़ी मात्रा में आपके पास में कर्ज़ा चढ़ गया है, तो आपने वो पैसा उतारना भी है। तो या तो ये है कि बहुत सारे लोगों के पीछे खेती-बाड़ी होती है, या वो पैसा उठा कर के या रिश्तेदारों से पकड़ के बाहर जाते हैं। तो जो पीछे परिवार वाले हैं, उसमें हमने 2 तरह की स्टडी की है। एक तो वो लोग जिन्होंने कर्ज़ा उठाया लेकिन समय के दौरान जो है साथ-साथ चलते हुए कर्ज़ा भी उतर गया और आज की डेट में वो लोग बहुत वेल सेटल्ड हैं और कुछ वो परिवार जिन्होंने कर्ज़ा उठाया और बहुत गरीबी में वो विदेश गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। जैसे कि हमने एक अमृतसर में एक फैमिली से हमारी मुलाकात हुई थी, तो जब हम उनके घर में गए, हालाँकि जो वो लड़का है वो आज की डेट में इटली बैठा है, उसे वहाँ काम भी मिल गया है, अब वो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, लेकिन उसके सर के ऊपर 15 लाख का कर्ज़ा है। और वो 15 लाख उतारना तो दूर की बात है। जब हम उनके घर में गए तो घर जाकर हमें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी हालत कुछ बहुत ही अच्छी नहीं थी। और परिवार का ये कहना था कि हमारे पास खेती की ज़मीन भी थी, जो अनफॉर्च्यूनेटली जब पंजाब में आतंकवाद का टाइम था, उस दौरान वो ज़मीन जो है वो किसी केस में फँस गई, उनकी ज़मीन भी चली गई। और वो कहते हैं कि आज की डेट में हमारा जो गुज़ारा है, वो हमारे बेटे के थ्रू ही है। तो एक तबका तो वो है जो सेटल्ड है, एक तबका वो है जिनके सिर पे ज़िम्मेवारियाँ हैं, कर्ज़ा है और इमोशनल जो लॉस है वो बहुत बड़े लेवल पे है। जैसे कि एक वर्कर की फैमिली है बलबीर सिंह, जिस पे हमने एक स्पेशल खबर भी की है। बलबीर सिंह जो है वो 6 साल नज़रबंद करके रह गए, उनको रखा गया, उनके मालिक ने नज़रबंद कर लिया और बहुत बुरी हालात में उन्हें अपने वो 6 साल काटे हैं। उनकी फैमिली जो है पीछे वो उनका कहना ये था कि उनकी वाइफ ख़ास करके, वो कहते कि वो 6 साल के दौरान सिर्फ़ उनके हस्बैंड बलबीर सिंह ही नहीं, मतलब वो तो मेंटली परेशान थे ही, उनकी वाइफ जो है वो बहुत परेशान रही, उनकी सेहत ख़राब हो गई, पीछे से कर्ज़ा चढ़ा था, वो उतारना बहुत मुश्किल था। दूसरा जो उनके इन-लॉज़ थे, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं करी, एक मेंटल, इमोशनल सपोर्ट और उसके अलावा बच्चों को अकेले पालना। हालाँकि उनके बलबीर जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, उन्होंने बताया कि जिस वक़्त वो इटली गए थे तब वो छोटे थे। तीनों बच्चों को अकेले पालना और ऐसे माहौल में जब पंजाब में जैसे कि आप जानते हैं कि नशे की जो समस्या है वो बहुत बहुत बड़ी सिरदर्दी है। तो एक माँ के लिए अकेले अपने बच्चों को पालना, वो किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हालाँकि ये कहने में इतनी कोई मुश्किल या सोचने में लगती नहीं होगी, लेकिन जब अपने आस-पास के यूथ जो है वो उनकी डेथ हो जाती है नशे के ओवरडोज़ की वज़ह से या कर्ज़ा उतरता नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी इमोशनल लॉस तो डेफ़िनिटली है। कुछ आखिरी सवाल मैं करूँगी, जो आपने अपनी एक स्टोरी की है जिसमें आपने एक जो इटली के एक्टिविस्ट हैं उनका ज़िक्र किया है, जिनको जो इंडियंस हैं वहाँ के जो एकदम भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता समझते हैं, उनके बारे में हमें बताइए और उनका क्या रोल है, भारतीय जो श्रमिक हैं उनके उनके लिए उनकी क्या भूमिका है उनके प्रति? हाँ जी, आप बात कर रहे हैं मार्को अम्मेज़ोलो के बारे में। मार्को जो है उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग भूमिका है क्योंकि जैसे कि हमने मार्को की इंटरव्यू की, तो उनका कहना ये है कि जिस हिस्से में कीवी की फार्मिंग होती है वो जगह है लतीना।
लतीना में एक जगह है लाज़ियो करके, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कीवी की खेती, इनफैक्ट वही जो है इटली में स्टार्ट है। तो जो मार्को है वो उनका कहना ये है कि आज से कुछ 8-10 साल पहले वो जब वहाँ से गुज़रते थे तो उन्होंने देखा कि काफ़ी जो पंजाबी ख़ास करके सिख, क्योंकि सिख जो पगड़ी बाँधते हैं उनकी एक अलग पहचान आप दूर से देख सकते हैं। तो उन्होंने जब पहली बार वहाँ पे देखा तो वो रास्ते से जा रहे थे और वहाँ पे एक कोई सिख जो वर्कर है, उनको किसी गाड़ी ने हिट कर दिया और वो उनको काफ़ी चोट लगी थी, वो गिरे हुए थे। जब उन्होंने उनसे बात की तो भाषा की प्रॉब्लम थी, उनको भाषा नहीं आ रही थी, तो उन्होंने उनकी हेल्प की और धीरे-धीरे उन्होंने नोटिस किया कि ये पंजाबी जो है, यहाँ पे कहाँ काम कर रहे हैं। तब उनको समझ में आया कि ये लार्जली जो है कीवी की खेती करते हैं। तो जो मार्को अमेज़ोला है, उन्होंने ये समझने के लिए कि पंजाबी जो है वो इटली में क्यों आ रहे हैं, कीवी की फार्मिंग क्यों करनी है, उन्होंने अपना पीएचडी का सब्जेक्ट ही इसको चूज़ कर लिया। मार्को जो है वो एक जर्नलिस्ट भी है, वो एक्टिविस्ट भी है, सोशल मुद्दों पे बोलते भी हैं। तो उन्होंने एक पार्टिसिपेटरी रिसर्च की। उन्होंने 3 महीने के लिए जो है एज़ अ वर्कर बन करके इटालियन वर्कर बन के कीवी के फार्म्स में खेती करी और जो पंजाबी वर्कर्स हैं, उनके साथ स्टे किया, उनकी मुश्किलों को समझा और किस तरीके से जो है, जो हमारे खुद के इटालियन जो ओनर्स हैं, वो क्योंकि इनको भाषा नहीं आती है, तो इनको कैसे मजबूर करती है, कैसे काम लेते हैं और कैसे इनका हक मारते हैं। तो एक तो अमेज़न ने जो है अपनी रिसर्च इस पे की है। दूसरा जैसे-जैसे उनको लगा कि पंजाबी वर्कर्स के साथ में जो एक्सप्लॉइटेशन है वो बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है, तो 2016 में मार्को अमेज़न ने एक बहुत बड़ी रैली कंडक्ट की थी, जिसमें उन्होंने वर्कर्स राइट्स के बारे में बात की। उनकी इस रैली की वजह से ही जो है, जो बलबीर सिंह है, जिनके बारे में हमने अभी बात की है, बलबीर सिंह का जो केस है वो सामने आया और उनको जो नज़रबंद किया हुआ था, वहाँ से निकाला जा सका। इसके अलावा जो इटली की सरकार है, उन्होंने अपने कुछ लॉज़ के अंदर जो है वो तब्दीली की है, कुछ वर्कर्स लॉज़ के अंदर। तो जो मार्को है इसके वर्कर्स को उनका हक दिलाने के साथ-साथ वो पंजाबी माइग्रेंट्स के लिए जो है इटली भाषा की फ्री क्लासेस भी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मार्को जो है वो पंजाबियों के बीच में उतने ही फ़ेमस है जितनी कोई और पंजाबी उनके जो मालिक हैं या कोई उनके जानकार फ़ेमस हो। और मार्को जो है वो उनके बीच में पंजाबी कम्युनिटी के बीच में इतना मिक्स अप हो चुके हैं कि पंजाबीज़ जो है उनको आज की डेट में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई उनको अपनी समस्या है, उनकी वर्कर राइट की बात है, तो मार्को से बात करना ज़रूरी समझते हैं और मार्को उनके लिए हमेशा अवेलेबल होता है। जी। कुसुम, आप हमारे साथ जुड़े इसका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप कुसुम की सभी स्टोरीज़ जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। द वायर के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।